Okay, students, here I'm here with you with another day, and today the chapter is new. और आज इस चैप्टर में जो है हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे. केमिकल बॉन्डिंग जो है यू कैन से दैट इट्स बीइंग अ बिग क्यूरी फॉर द साइंटिस्ट्स. और साइंटिस्ट ने जो है बड़ी कोशिश की है कि वो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें. द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट वाज द G.N. Lewis. In round about 1912, he just gave us a very big calculated idea that how the bond formation takes place. केमिकल बॉन्डिंग में हम बहुत सी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, और इनिशियली आपने प्रीवियस क्लासेस में जो बॉन्डिंग वगैरह पढ़ी है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर एलैबोरेट करेंगे. लेकिन आज के टॉपिक में जो है हम सबसे पहले इंट्रो की बात कर लेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे कि वाई द केमिकल बॉन्डिंग इज बीइंग देयर, राइट. केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, और फिर उसके बाद व्हाट आर द एनर्जीज व्हेन द केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस. अगर हम इस लॉजिक को देखें तो केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग में ये हुआ कि सबसे पहले जो है साइंटिस्ट के लिए सबसे ये मेन मसला रहा कि कैसे एटम्स कंबाइन करते हैं. केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली डिफाइंड एज इट्स द एनर्जी, ठीक है, इट्स द एनर्जी बिटवीन द टू एटम्स which take them together, right. जैसे कि दो एटम्स जो हैं when they just really come together and it's a force जो उन दो एटम्स को आपस में इकट्ठा रखती है. तो you can say that कि जो एटम्स को इकट्ठा रखने वाली फोर्स है, ठीक है, that is called the bond, right. और definitely जो एटम्स हैं they are called as chemicals. तो फिर एटम्स को और बॉन्ड को इकट्ठा if you just pronounce the chemical bond is the word for it. लेकिन the question arises over here that how it is possible that two atoms gonna make a bond. वो आपस में एक दूसरे के साथ वो कैसे force develop करेंगे, that is the big question. So in an introduction I told you about chemical bonding, right, and now gonna talk about the causes of chemical combination. Causes of chemical combination की अगर हम बात करें तो everybody knows about noble gases, right, noble gases. अब noble gases जो हैं they have complete octet, right. What do they have? Complete octet. अब complete octet का मतलब ये होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, या they have complete duplet, या इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Let's think about octet. Let's say that any noble gas, neon or argon, right, it contain 10 electrons, right, and it contain 18 electrons. And let's talk about helium. It contain only 2 electron, and that is the electron which is there in the valence shell. If we just think about that, जो helium है अब उसके शेल में तो हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो that makes the atom. और उसके बस आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और वो स्टेबल है, राइट. अब इसको स्टेबल क्यों कह रहे हैं, राइट, व्हाई वी कॉल इट स्टेबल. ये स्टेबल क्यों है, व्हाई डजंट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी ये क्यों नहीं बॉन्ड बनाता अगर दूसरे एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं. प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें सब बॉन्ड बना रहे हैं, बट हीलियम इज नॉट मेकिंग अ बॉन्ड. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर समथिंग लाइक they create stability, right. ये जो एक एटम है इसमें ये स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं. इस तरह अगर हम देखें नियॉन की तरफ देखें तो नियॉन के पास जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड उसके बाद देयर विल बी द सेकंड शेल जिसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, 6 and 7 and 8. सो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, राइट. और 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अब इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना, राइट. What I just think about causes of chemical combination. कोई भी एटम अगर फॉर एग्जांपल बॉन्ड बनाना चाहता है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. क्या रीजन है? रीजन नंबर 1 इज देयर, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है बिकॉज उसकी एनर्जी ज़्यादा है शायद, ठीक है, उसको वो कम करना चाहता है. और लेट्स से दैट कि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, या वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में कंप्लीट करना चाहता है, फिर भी ये स्टेबिलिटी के लिए ही होगा, यानी इसकी एनर्जी कम है, उसको अगेन एक एवरेज लेवल पर लेकर आना चाहता है. और इसके अलावा साइंटिस्ट ये भी ख्याल करते हैं कि जो भी नोबल गैसेस हैं वो उनको एलिमेंट्स फॉलो करते हैं. लेट्स से दैट कि हमारे पास जो है एक सीक्वेंस है, लेट्स से दैट हमारे पास एक सीक्वेंस है, सो लेट्स मेक दैट सीक्वेंस.
hydrogen, and then there is helium, right? And after hydrogen, there is a lithium, then there is a beryllium, then there is boron, right? Then there is carbon, then there is a nitrogen, then there is oxygen, then there is a number 8, 9 fluorine, then there is neon, right? So helium is there on the top. So that is the sequence, right? अब ये element जो है, right? ये element क्या करेगा? ये इसको follow करेगा because it is the number 1. ये number 2 को follow करेगा. Why कि हम number 2 क्यों follow करेगा? Because I think number 2 जो है वो 1 को जल्दी अप्रोच करता है, राइट? और अगर हम देखें लिथियम, ये किसको फॉलो करेगा? इज इट गोइंग टू फॉलो नियॉन और हीलियम? तो डेफिनेटली ये नंबर 3 पे है और ये फॉलो करेगा हीलियम को वंस अगेन, क्योंकि 3 भी 2 को अप्रोच जल्दी कर लेता है. यानी इसने अपनी एनर्जी जो है इसके मुताबिक करनी है, क्योंकि इसको इस एलिमेंट यानी लिथियम को अपनी एनर्जी हीलियम के मुताबिक करना बड़ा ईजी है एज कम्पेयर टू नियॉन. नियॉन क्यों? क्योंकि देखें अगर लिथियम जो है वो इट्स बीइंग देयर, अगर एक पीछे जाए तो जस्ट बिकम एक नंबर पीछे आ जाए तो हीलियम को अप्रोच कर लेता है. लेकिन अगर उसने अप्रोच करना है नियॉन को तो फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी उसको तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन एनर्जीज को शफल करते हुए नियॉन तक अप्रोच करना पड़ेगा. यानी लिथियम नेवर वांट्स के, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट लिथियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इनर शेल में 2 होते हैं. तो अब इफ यू जस्ट रियली वांट टू से दैट कि ये नियॉन को कॉपी करना चाहता है तो फिर डेफिनेटली ये जो है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो 8 रखेगा. अब आप खुद सोचें कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना आसान काम है कि वो उसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसी इलेक्ट्रॉन को वो निकाल दे, ये आसान काम है. डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन जो था उसी को निकाल दे, वो आसान काम था. और आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा कि वो हीलियम को कॉपी कर रहा है. तो इट रियली मीन्स दैट कि लिथियम रियली वांट टू कॉपी द हीलियम रादर देन नियॉन, राइट? सो दैट्स द आइडिया दैट causes ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यानी जो लिथियम है वो स्टेबल नहीं है, इट जस्ट रियली वांट कि वो हीलियम को कॉपी कर ले. वो जो है किसी सूरत भी हीलियम की एनर्जीज को फॉलो कर ले, तो उसके लिए से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है. अब इलेक्ट्रॉन निकालने की बेस पे हम इसको मेटल भी कह देते हैं बिकॉज यू नो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर ऑलवेज मेटल्स. सो लिथियम इज वन ऑफ द लाइटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल. ओके, सो इफ यू जस्ट थिंक मोर, अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें, राइट, इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एज इट हैज एटॉमिक नंबर 8. सो दैट्स एटॉमिक नंबर, राइट? एटॉमिक नंबर इसका 8 है. तो एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो इट मीन्स दैट कि ये अब हीलियम को फॉलो करेगा. कि अब आप खुद सोचें, 1 नंबर 2 है, 1 नंबर 8 पे है और 1 नंबर 10 पे है. ये भी नोबल गैस है और ये भी नोबल गैस. अब ये 8वें पे है, ये 2 को फॉलो करेगी, 10 को फॉलो करेगी. किसको फॉलो करना ईजी होगा? एवरीबडी मेक्स द सेंस कि 10 को फॉलो करना ईजी होगा. लिहाजा जो ऑक्सीजन है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अपनी एनर्जी सब चीज़ों को लेकर वो फॉलो किसको करेगा? नियॉन को. लिहाजा oxygen contain 2 electrons in the inner shell and 6 electrons in the outer shell, right? So 2 electrons in the inner shell and 6 electrons in the outer shell. तो it will take in 2 electrons और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा और इस तरीके से ये अपनी एनर्जीज को इसके नियॉन के इक्वल कर लेगा. एंड दैट रियली मेक्स द सेंस कि ये अपनी एनर्जीज को भी नियॉन के इक्वल कर लेगा. और इसको करने के लिए यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने हैं, राइट? ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना इसने. तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा. तो केमिकल बॉन्ड बनाने का ये रीज़न है कि ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड क्यों बना रहा है. सो दैट्स अनदर कॉज. यानी यू कैन से दैट कि हमने अभी तक जो रिसर्च की है उसमें नोबल गैसेस ने क्या कभी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया? तो इसका आंसर भी यस नहीं है, इसका आंसर भी नो है. यानी कि सॉरी, इसका आंसर भी यस है, केमिकल बॉन्ड बनाया है. क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यू कैन से दैट कि हमारे पास कुछ नोबल गैस ऐसी हैं जिनके हमने केमिकल बॉन्ड बना लिए हैं. मैं आपको पहले नोबल गैसेस के बारे में बता दूँ. Helium, neon, then there is argon, then there is krypton, then there is xenon, then there is radon, right? So these are the noble gases. अब इनमें से उन्होंने xenon के compounds तैयार कर लिए, xenon fluorides, right? Xenon fluorides. यानी ये जो compound हैं ये कुछ ख़ास तरीके से और ख़ास environment में follow up करवा के बनवाए गए हैं. तो अगर हम ये कहें
कि नोबल गैसेस स्टेबल हैं, उनकी एनर्जी स्टेबल है एंड दूसरे एटम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अब हमने एक और क्यूरी एक स्टार्ट कर दी है कि हमने तो नोबल गैसेस को भी रिएक्शन करवा दी, हम तो नोबल गैसेस के भी रिएक्शंस जो हैं वो पॉसिबल करवा दिए, तो नोबल गैसेस भी अब रिएक्शन करती हैं. सो आई रियली होप यू आर कमिंग आउट समथिंग ऑफ दिस टॉपिक एंड वी जस्ट गो अहेड. एनर्जीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, चलें लेट्स टॉक अबाउट एनर्जीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. अब एनर्जीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एक डायग्राम आपके सामने है, मैं इसको दोबारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ. राइट, दैट डायग्राम लिटरली मीन्स दैट कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है. व्हाट दे आर डूइंग, they are just losing energy. Let's say that that's the energy line, right? Let's say that अब when they are approaching one another, तो क्या कर रहे हैं कि एनर्जी को वो लूज कर रहे हैं. Look at that graph is going down. फिर क्या हो रहा है कि when they approach one another, when they approach one another, a time comes कि उनकी एनर्जी जो है वो लेवल हो जाती है इधर, ठीक है. उसके बाद फिर डेफिनेटली अब वो जितना करीब आ सकते थे वो आ गए हैं. उसके बाद दोबारा क्या होगा, उसके बाद वो दोबारा दूर होंगे, तो डेफिनेटली एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो दैट इज व्हाट आई मीन, राइट, दैट इज व्हाट आई मीन. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एनर्जीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब दो एटम्स करीब आते हैं, ठीक है, तो द ट्रांसफ्यूजन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस. यानी दो एटम जब करीब आते हैं तो एनर्जीज जो हैं दे आर कमिंग आउट, ठीक है, और उनके दूर जाने से एनर्जीज आर कमिंग इन. लेकिन वी मस्ट टू रिमेंबर वन मोर थिंग ओवर हियर कि जब ये दो एटम्स करीब आते हैं तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जब whenever the two atoms come nearer together, you know, and उनके न्यूक्लियस जो हैं they will be attracting together. और फोर्स ऑफ रिपल्शन डेफिनेटली द न्यूक्लियस कंटेन द सेम चार्जेस, तो वो उसको रिपल भी कर रहे होंगे. तो ये अट्रैक्शंस रिपल्शंस जो है, अट्रैक्शन और रिपल्शन आर टेकिंग प्लेस. लेकिन बॉन्ड उस वक्त बनता है जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल टू पीपल आर कमिंग, दे डोंट लाइक वन अनदर, दे गो अहेड, they will never come again together. लेकिन if the two people are coming, they don't like, but they like की जो रेशो है वो ज़्यादा है. They don't like one another, उसका रेशो भी है, लेकिन उनके likeness की रेशो ज़्यादा है. They will stay together. तो you can say that कि जब atoms करीब आते हैं तो दो forces act कर रही होती हैं atoms पर, the force of attraction, the force of repulsion. लेकिन जब forces of attraction dominant हो जाती हैं तो फिर bond बन जाता है. अब वो कैसे बनता है? वो शेयरिंग से बनता है, वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग से बनता है. एनी केस कैन हैपन, राइट. लेकिन द थिंग इज के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे मस्ट डोमिनेट द एटम्स इन ऑर्डर टू मेक द बॉन्ड. So that is the idea what I'm talking about over here, right? So that really clears us about the energies of bond formation. So in my next video I'm gonna tell you about some kind of energy quantities, and I really wish you will get out of it. Thank you so much. That's it for today's lecture. Okay, so we were just talking about bond energies, and उसमें मैं आपको बता रहा था कि एटम्स जो है एक दूसरे को अप्रोच करते हैं. So that is the distance 75.4 picometer, right? Let's just erase this and let's say that कि अब ये इतना करीब है कि इनका बॉन्ड बन चुका हुआ है. Let's say that like this. So that the valence shell is being just together, and that is the distance between the two nuclei of a hydrogen atoms, right? Of a hydrogen atom, 75.4 picometer. आप ये याद रखिएगा, ये बोर्ड के लिए MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और ये दो हाइड्रोजन एटम्स इतना डिस्टेंस रखते हैं तो दे मेक द कोवलेंट बॉन्ड. अभी तक जो आप पढ़ते हैं ना कि हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ क्या होती है? दैट इज 75.4 पिकोमीटर. और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जब ये दोनों एटम्स जो हैं ये करीब आ रहे होते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर अप्रोचिंग वन अनदर, राइट, तो इनकी एनर्जी कितनी बाहर आ रही होती है? 436.45 kilojoule, right? So that's the energy which is coming out. Yani as I told you that कि the forces of attraction, forces of repulsion are coming, तो उसमें जो है forces of attraction dominate कर जाती हैं. जब forces of attraction dominate करती हैं तो फिर एटम करीब हो जाते हैं. एटम करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं, और जब करीब हो जाते हैं तो फिर वो एनर्जी को evolve करते हैं. They evolve energy. Evolve mean निकलना, निकालना.
तो इतनी एनर्जी निकालते हैं, कितनी एनर्जी निकालते हैं? सो अगर साइन नेगेटिव साइन, राइट, निकालने के लिए इंथैल्पी नेगेटिव होती है। सो नेगेटिव साइन टेक्स प्लेस, 436 किलो जॉल एनर्जी जो है वो बाहर आती है। सो दैट्स द आइडिया। सो आई रियली विश बॉन्ड एनर्जीज आपको कुछ क्लियर हो गई हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।